नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी के लिए मेंस टेस्ट सीरीज का आयोजन पाथ आईएएस एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है। उसमें जो पहला टेस्ट हुआ है एसे राइटिंग या निबंध लेखन, उसका मैं पहला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और बेसिकली वाहनों में नई प्रौद्योगिकियां बनाम पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित वाहन, एक तुलनात्मक विश्लेषण। इसके ऊपर आपको कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग जा रहे हैं मॉडल आंसर, तो आप इसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और मेरे साथ मैं आपको डिस्कशन में भी ले चल रहा हूं। दोस्तों वैसे तो जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास समय जो है एक ऐसे लिखने के लिए 45 मिनट आपको दिए जाते हैं। अब 45 मिनट में एक ऐसे लिखना है तो 750 का ऐसे है, 750 वर्ड्स का। तो 750 ना भी हो पाए तो 650 में आप क्लोज कर सकते हैं, चलेगा। तो मान लो हर ऐसे को लिखने के लिए 45 मिनट है तो आप 15 मिनट प्लान कीजिए। 15 मिनट आपको प्लानिंग के लिए रखना है और फिर बचे हुए 30 मिनट्स में आपको लिखना है। तो इस तरह से प्लान करेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे, स्ट्रक्चर बनाना आसान होगा। और ऐसे के टॉपिक चुनने के लिए, हर ऐसे के टॉपिक चुनने के लिए 5 मिनट ले सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास ए बी सी डी 4 एसेज हैं, तो इन सब में कुछ कुछ लिख कर देखिए। आप देखेंगे जिसमें ज्यादा आप लिख पा रहे हैं वही आपका ऐसे का टॉपिक है और उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे तो आप टॉपिक चूज कर सकते हैं एंड देन उसका कंटेंट डिसाइड कीजिए कि इसके अंदर कंटेंट क्या क्या डालना है। और कंटेंट जो जो आ जाए उसके अंदर डालने के लिए वो फिर आपको लाइन से उसको अरेंज करना होता है। इसी में आप 15-20 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि लिखना तभी हो पाएगा जब आपके पास आइडियाज हैं। आपके पास यदि आइडियाज नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे। सो आइडियाज का होना बहुत जरूरी है। और इस कंटेक्स्ट में आप क्या करें, सपोज ये आपका टॉपिक डिसाइड हो गया, अब डिसाइड कीजिए कि इसके अंदर 1 2 है ना, मतलब आपको अरेंज करना होगा कि प्राइमरी तौर पर 1 में ये था, 2 में ये था, 3 में ये था, इस तरह से अरेंज कीजिए इसको। सो अकॉर्डिंगली आपको इजी होगा उसको प्लान करना कि हाँ मेरे ऐसे में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिसको मुझे 1 पे रखना है, फिर 2 पे किसको रखना है, 3 पर किसको रखना है। इस तरह से प्लान कीजिए तो आप देखेंगे कंपेरेटिवली आपके लिए आसान होगा। आगे चलते हैं, इस ऐसे को देखते हैं और बाकी और भी मार्गदर्शन आपको मिलेगा कि ऐसे राइटिंग करना कैसे है। आप घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला ऐसे आपका वाहनों में नई प्रौद्योगिकियां बनाम पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित वाहन। हाल के वर्षों में ऑटोमोटिव उद्योग ने स्थिरता और नवाचार की आवश्यकता से प्रेरित होकर एक अभूतपूर्व बदलाव देखा है। पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित वाहनों ने लंबे समय तक बाजार पर प्रभुत्व बनाए रखा है, लेकिन नई तकनीकों का उदय उनकी सर्वोच्चता को चुनौती दे रहा है। चूंकि विश्व पर्यावरण संबंधी चिंताओं से जूझ रहा है और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर रहा है, इसलिए नई वाहन प्रौद्योगिकियों जैसे कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें, देखिए इस तरह से अंग्रेजी के शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखें या इसकी शुद्ध हिंदी करें। और पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित वाहनों के बीच तुलना अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यह निबंध इन दो श्रेणियों के विभिन्न पहलुओं, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव, आर्थिक निहितार्थ, तकनीकी प्रगति और सामाजिक प्रभाव शामिल हैं, का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। पहला आपका है पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित, तो इसको देखते हैं इसमें तथ्य क्या है। पेट्रोलियम आधारित वाहन गैसोलीन और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन पर चलते हैं, जो कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। ये उत्सर्जन वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और श्वसन समस्याओं जैसे स्वास्थ्य मुद्दों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो कुल मिला के ये जो पर्यावरण का प्रभाव है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया। नई तकनीक में ये प्रभाव कम हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह के प्रदूषण नहीं होते, तो उसको आप यहाँ पर बता सकते हैं कि उत्सर्जन कम होता है और जितने भी उत्सर्जन है उनमें नुकसानदेह जो तत्व निकलते हैं वो नहीं आते हैं। फिर इसमें आपको आगे बताना है ईवी का जीवन चक्र उत्सर्जन। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कि निसान लीफ गाड़ियों का एग्जाम्पल दिया और टेस्ला मॉडल 3 के उदाहरण से दिखाया गया है, जो उत्पादन के दौरान अधिक उत्सर्जन करते हैं, लेकिन उनके जीवन काल में बिजली और ईंधन के उपयोग से उनका कुल उत्सर्जन पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित वाहनों की तुलना में कम हो जाता है। सो यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए एक बेहतर विकल्प है क्योंकि उनका दीर्घकालिक प्रभाव कम होता है। अब दोस्तों ये तो हो गया एक विश्लेषण। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, उससे संबंधित ग्राफ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के बनाम जीवाश्म ईंधन कारों का उत्सर्जन, कम कार्बन ऊर्जा मिश्रण। इनको आप देख पाते हैं। जब आप देखेंगे तो इस तरह का डायग्राम आप खुद भी प्रेजेंट कर सकते हैं
हाँ, जरूरी नहीं कि इतना डिजाइनर आप बनाए, ये तो कंप्यूटर से बना है इसलिए वैसा दिख रहा है, लेकिन आप हाथ से बनाएंगे तो ऑब्वियसली ग्राफ प्रस्तुत कर सकते हैं किस में किस तरह से बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आर्थिक प्रभाव की बात करें तो अब जैसे आर्थिक प्रभाव में क्या है, पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित, तो ये किस पर डिपेंड है, कच्चा तेल पर। कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता है, आप सभी को पता है कि हम लोग गल्फ पर निर्भर हैं या फिर रशिया पर निर्भर हैं, और वहां कुछ भी होता है तो उसका असर भारत के पेट्रोल बाजार पर और उसका असर महंगाई पर आप देख पाते हैं। जैसे डीजल पर भी इसका इम्पैक्ट आपको दिखता है। डीजल यदि 1 रुपये भी महंगा हो गया तो सीधे सीधे सब्जी या सप्लाई सिस्टम पर उसका प्रभाव पड़ता है, और सब्जी महंगी हो जाती है या बाकी भी जो सप्लाई दे रहे हैं वो काफी महंगा बिकने लगता है। ठीक है ना। नई प्रौद्योगिकी में क्या है कि हमारी निर्भरता किसी देश पर नहीं है या कच्चा माल पर नहीं है। जैसे हम बात करें बैटरी, ऑब्वियसली लिथियम की आवश्यकता है, लिथियम के लिए अगेन हम खनिज पदार्थ पर निर्भर हैं, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, सोलर पैनल्स और इन सारी चीजों के इजाद के बाद हमारी निर्भरता जो खनिज पदार्थ है उन पर कम हो सकती है। तकनीकी प्रगति आप देख पाते हैं कि अब जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें तकनीकी समस्याएं काफ़ी सारी थी और वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अभी नई नई चीज़ें आ गई, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं ईवी गाड़ियों में एयर बैग्स भी आ गए, है ना। वो गाड़ियां तुलनात्मक रूप से हैवी होती, मतलब तुलनात्मक रूप से आधुनिक होती हैं और सुविधाएं ज़्यादा होती हैं और सुरक्षित भी मानी जाती हैं। उनके ऊपर नए नए तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं, उसका लाभ आपको मिलता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सो आप देख पाते हैं जैसे स्वायत्त ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग और स्मार्ट कनेक्टिविटी का विकास नई वाहन तकनीकों की अपील को और बढ़ाता है। ये प्रगति ड्राइवरों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा, सुविधा और दक्षता का वादा करती है। जैसे मान लो जो महंगी गाड़ियां हैं उनमें सेंसर्स लगे होते हैं कि गाड़ियां जैसे ही आपकी रोड साइड से उतरने लगी वो पहले ही अलार्म बजा देंगे तो आपकी नींद टूट जाएगी, ड्राइवर को कई बार झपकी आ जाती है। तो आप देखेंगे गाड़ियां सुरक्षित भी हैं उस दृष्टिकोण से, सुरक्षा के एंगल से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अब हम देखें इसके सामाजिक प्रभाव में, तो समाज को बेहतर ढंग से आकार दिया है और कई सारी चिंताओं को आप देख पाते हैं, मतलब पर्यावरण की चिंता है ना, पेट्रोल निकालने की चिंता, ये सब पुराने टेक्नोलॉजी पर ये चिंताएं आपको दिखाई देती हैं। नई तकनीक में वो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और आप बेहतर ढंग से सोच पाते हैं और ग्रीन हाउस गैसेज में कम उत्सर्जन होता है, कम योगदान है। और आगे की राह ये आपको लिखना होगा, ध्यान रखेंगे हमेशा द वे फॉरवर्ड अंग्रेजी में, या आगे की राह आपको समझना होगा कि किस तरह से आप भविष्य के लिए उनको समाधान बताएं। कोई भी ऐसे शिकायत या प्रॉब्लम की शक्ल में हो सकती है, आपको सॉल्यूशन निकालना है, बिकॉज आप एक निर्णय निर्माण करता है दोस्तों, और निर्णय लेने के लिए आपको प्रशासन में बुलाया जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि आप पॉजिटिव रहते हुए कैसे समाधान देंगे, राइट। सो यहाँ पर आपको बताना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों का विकास और अपनाना तेजी से बढ़ने की संभावना है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जैसे बैटरी प्रौद्योगिकी में सुधार ताकि बैटरी और लंबी चले और उनका रिसाइकल करना आसान हो। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना होगा। आप कहीं दूर जा रहे हैं और चार्जिंग स्टेशंस नहीं है तो आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए चार्जिंग स्टेशंस की आवश्यकता है। सरकारी नीति और प्रोत्साहन, इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सरकारी नीति और कैसे क्लियर हो ताकि हम बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट कर सकें भारत जैसे देशों में। स्मार्ट ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा, आने वाले दिनों में ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा कि हम सभी शिफ्ट हो जाएं नवीकरणीय ऊर्जा में। और समाज में जागरूकता और स्वीकार्यता और अधिक, जैसे ईवी को और सेफ बनाया जाए। कई बार आग लगने की घटना आप सुनते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि नहीं ईवी नहीं लेना है, इसमें आग लग जाती है, स्कूटर चार्जिंग के वक्त आग लग जाती है, ऐसे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचने का यही तरीका है कि इसको और अधिक सुरक्षित किया जाए और अधिक बेहतर किया जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी ऐसे को लिख सकते हैं। ये था आपका ऐसे का टॉपिक 1। अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों CGPSC मेंस टेस्ट सीरीज में ये सेकेंड ऐसे की बात हम लोग करते हैं और ये टॉपिक है अमेरिका की वन अग्नि और सबक और न्यूनीकरण। आई मीन किस तरह से उससे हम सीख सकते हैं और किस तरह से हम सबक ले सकते हैं। सो आप देख पाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आग लगी थी उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो देना होगा। एक आवर्ती और विनाशकारी संकट बन गई है, विशेष रूप से पश्चिमी राज्यों जैसे कैलिफोर्निया, ओरेगन, वॉशिंगटन में इस तरह की आग के व्यापक परिणाम होते हैं जो न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करते हैं बल्कि अर्थव्यवस्था को बाधित भी करते हैं, जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं और राष्ट्र की वैश्विक छवि को भी प्रभावित करते हैं। दावाग्नि की समस्या ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि उनकी आवृत्ति और तीव्रता जलवायु परिवर्तन,
मानव गतिविधियों, जंगल प्रबंधन में विफलता और तेज हवाओं जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कहीं ना कहीं मानव का योगदान इसमें ज्यादा दिखाई देता है। तो सबसे पहले जंगल में बढ़ती हुई आग के कारण जलवायु परिवर्तन, ये आप सभी जानते हैं, सामान्य सा तथ्य है, लेकिन है भयंकर। और ये पॉइंट आपके लिए सामान्य है, कहने का मतलब हमेशा आप इस चीज से अवेयर हैं कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। इसके बाद जंगल प्रबंधन की विफलता, कई बार जैसे जंगलों में रास्ते बनाए जाते हैं काट के, मतलब एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलने नहीं दिया जाता है, बीच में गैप क्रिएट किया जाता है ताकि इधर की आग इस तरफ ना आगे आ सके, इस तरह से। तो ये भी बेसिकली कई बार क्या होता है, दशकों की आग दबाने की नीतियों ने गलती से दावाग्नि की समस्या को बढ़ा दिया है। छोटी आग को बुझाने से अधिकारियों ने मृत वनस्पति और सूखे मलबे को इकट्ठा होने दिया, जिससे वो बड़ी आग के लिए ईंधन का अधिशेष बन गया। जंगल प्रबंधन की विफलता ने विशाल क्षेत्रों को अत्यधिक जलने योग्य और आपदा प्रवण बना दिया, जिसमें अत्यधिक उगने वाले क्षेत्रों की अपर्याप्त छटनी शामिल है। तो कहीं ना कहीं पर करप्शन जैसी चीजें परेशान करती हैं और लापरवाही आपके सामने है कि किस तरह से इसने चीजों को परेशान किया। शहरी विस्तार, लगातार मानव बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे हम कई चीजों को खत्म करते जा रहे हैं और जंगल के पास लोग घर बनाने लगे हैं, और जैसे कैंप फायर करना, सिगरेट फेंक देना या बिजली की लाइनों में खराबी हो रही है, जिसके कारण आग जनी की घटनाएं घटती हैं, जंगलों में आग लग जाती है। सेंटाइना हवाएं, और ये खासकर बहुत तेजी से चलती हैं, ये शुष्क और तेज गति की हवाएं इनलैंड रेगिस्तानों से तटीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं, जिससे वनस्पति सूख जाती है और आग का व्यवहार तीव्र हो जाता है। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण आप लिख सकते हैं अपने उत्तर में, आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा प्राकृतिक और मानव संचालित आगजनी, प्राकृतिक कारण जैसे बिजली गिरना जंगल में आग लगने के महत्वपूर्ण कारण है, और कैंप फायर, आतिशबाजी, उपकरणों की खराबी, ये सब कुछ प्राकृतिक या फिर मानव जनित कारण भी आपको दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में घटित घटनाक्रम 2023-24 में अमेरिका में दावाग्नि अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई, जिसमें अभी रिसेंट भी आपने देखा कि लगातार 2024 में किस तरह से आग ने परेशान किया। और इसके अलावा इनका जो प्रभाव है, आर्थिक रूप से प्रभाव आप देख पाते हैं, ये तथ्य दिए गए हैं, इन तथ्यों को आप मेंशन कर सकते हैं। पर्यावरणीय क्षति, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक छवि तो खराब हो ही रही है, क्योंकि कोई देश इसको संभाल नहीं पाता, वो एक महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है। वन्य जीव और वन आवरण पर भी प्रभाव पड़ता है, हजारों जानवर मारे जाते हैं। और शमन में विफलता के कारण रोकथाम के प्रयासों का कम वित्त पोषण, पैसे की कमी हुई। प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण, मतलब जब आग लगी तभी हम बुझाने की तैयारी करें, इससे अच्छा है पूर्व क्रियात्मक या पहले से तैयारी हम करके रखें। खंडित समन्वय, जो राष्ट्रीय स्तर की टीम है, स्टेट एजेंसी और स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, और फाइनली सार्वजनिक उदासीनता और जागरूकता की कमी के कारण इस समस्या को आप गंभीर रूप से देख पाते हैं। वन की आग से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें, उपग्रह की निगरानी, नासा और नोआ वास्तविक समय में आग के हॉटस्पॉट को ट्रैक करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करते हैं, तो ये भारत में भी इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ड्रोन, थर्मल इमेजिंग, जैसे हीट बढ़ रही है ना, मतलब गर्मी बढ़ रही है, और ऊर्जा के स्रोत का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये भी है, डेटा का एनालिसिस करके बताया जा सकता है कि आग कब लगने वाली है। हवाई आग बुझाने का काम खासकर ड्रोन के माध्यम से किया गया, हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया गया जल का। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, तो ये भी सैटेलाइट के माध्यम से इसको समाधान प्रदान किया गया, खासकर रिमोट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और भारत में क्या तैयारी है, तो भारत में हमारे पास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए है, जिसे 2005 में गठित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, स्थानीय राज्य स्तर पर अध्यक्ष सीएम होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। तो इस तरह से आप देख पाते हो, और ये अधिकारी पदाधिकारी हैं खासकर एनडीएमए के। और भारतीय वन सर्वेक्षण जैसी एजेंसियां आग की निगरानी उसे कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं रहा है। और भविष्य के लिए समाधान क्या हो सकता है? सक्रिय वन प्रबंधन, तकनीक में निवेश, सुदृढ़ शासन, सार्वजनिक जागरूकता अभियान, वैश्विक सहयोग। तो इस तरह से हम डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं, और किस तरह से उसको कम किया गया या उसका समाधान कैसे निकाला गया, उस बारे में हम दूसरे देशों से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो भी आग जनित घटनाएं हैं, इनको
संभालना जरूरी है, अदरवाइज मनुष्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। खासकर जानवरों का मरना, प्रदूषण का फैलना, संसाधनों का खत्म हो जाना, जंगलों का खत्म हो जाना, करोड़ों एकड़ की जमीन का आग में खत्म हो जाना, ये सब चुनौतियां हमारे लिए बहुत परेशान करने वाली हैं। इनसे बचने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये था आपका एक ऐसे, और जिसके आंसर को हमने डिस्कस किया। बाकी इस तरह से आप ऐसे लिखते चलें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका समाधान मिलता जाएगा। दोस्तों, सीजीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज के आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट 1, और जिसमें ऐसे राइटिंग का पेपर हुआ था। तो इसका थर्ड टॉपिक देखते हैं, विकसित और विकासशील देशों पर प्रवास का प्रभाव। तो देश में लोगों का आना भी होता है और देश से लोगों का जाना भी होता है। तो दोनों बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रवास लोगों का क्षेत्रों और देशों के बीच आवागमन मानव इतिहास की एक निर्णायक विशेषता रही है। ऐतिहासिक घटना भी है, मतलब लोगों का आना जाना बना रहा है, कभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। यह अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और समाज को गहन तरीकों से आकार देता है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। फिर कल्चरल एक्सपीरियंसेस होते हैं, हो सकता है कोई नई चीज लाकर एस्टेब्लिश कर दें, ये भी हो सकता है। विकसित और विकासशील देशों दोनों ही राष्ट्र ऐतिहासिक संदर्भों और समकालीन गतिशीलता से प्रभावित होकर प्रवास से अद्वितीय चुनौतियों और लाभों का अनुभव करते हैं। साथ ही साथ चैलेंजेस भी हैं और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। दोनों तरह की चीजों को देखना पड़ेगा। प्रवास का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? पूरे प्रवास में प्रवासन विभिन्न कारकों से प्रेरित रहा है, जिसमें आर्थिक लक्ष्य, संघर्ष, पर्यावरण परिवर्तन और बेहतर जीवन स्थितियों की तलाश शामिल है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में औद्योगिकरण ने रोजगार के अवसरों की तलाश में लाखों लोगों को आकर्षित किया। तो ऑब्वियसली एक बड़ा कारण दिखता है आपको कि किस वजह से अमेरिका और यूरोप में लोग गए। इसके विपरीत उपनिवेशीकरण ने लोगों के जबरन पलायन को बढ़ावा दिया, जैसे कि ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार और गिरमिटिया श्रम प्रणाली। तो इनके चलते क्या होता है कि लोगों को जबरदस्ती, जैसे भारत में भी आप देखेंगे कि वेस्ट इंडीज लेकर गए, मॉरिशस लेकर गए, फिजी लेकर गए, गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मजदूर, स्लेव के तौर पर इनको ले जाया गया। भारत में प्रवास की कहानी जटिल है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान कई भारतीयों को जबरन फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद जैसे देशों में बागानों में काम करने के लिए बंधुआ मजदूर के रूप में भेजा गया था। 1834 और 37 के बीच लगभग 30 मिलियन भारतीय प्रवास कर गए, जिनमें से लगभग चौथे पांचवें लोग अंततः वापस लौट आए। तो कई सारे लोग वापस भी आते हैं, उनके आने से भी हमको बेनिफिट ही होता है। स्वतंत्रता के बाद प्रवास के पैटर्न बदल गए। बेहतर आर्थिक संभावनाओं की तलाश में बड़ी संख्या में भारतीय मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और यूरोप चले गए। ठीक है, तो ये आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि कम हुआ है। अभी भी आप देखेंगे डेटा काफी हाई है और लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। उनके सबके अपने अपने कारण हैं। प्रवास के कारणों में प्रवासन विभिन्न प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों के कारण होता है, जिनमें शामिल क्या है? सबसे पहले आर्थिक अवसर है। लोग बेहतर वेतन, रोजगार और व्यावसायिक संभावनाओं की तलाश में पलायन करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष, युद्ध, उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघन के कारण जबरन पलायन होता है, जैसा कि शरणार्थी संकटों में देखा गया है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक अस्थिरता, कहीं पर युद्ध हो रहा है, कहीं पर सरकारें बदल रही, जैसे बांग्लादेश है, तो पता चला बांग्लादेशी अभी निकलकर भारत में अवैध रूप से घुस गए, या म्यांमार चले गए, या इंडोनेशिया चले गए। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय कारक, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल को लेकर लोग कॉन्शियस रहते हैं। वैश्वीकरण और यात्रा में आसानी। तो आज की डेट में लोगों के लिए आना जाना कोई बहुत बड़ा गेम नहीं रहा है, और आसानी से उनकी क्षमता के अनुसार किसी भी देश में जा सकते हैं या चले जाते हैं। अब इसका प्रभाव विकसित देशों पर कैसे पड़ा है? सकारात्मक प्रभाव पर पहले बात करेंगे। आर्थिक विकास और श्रम बाजार में योगदान। तो इनके बाहर से आने की वजह से आर्थिक योगदान भी मिलता है, वो लोग जॉब भी करते हैं, कॉन्शियस भी रहते हैं और बेस्ट चीजों पर काम करते हैं। जनसांख्यिकी स्थिरता, कई विकसित राष्ट्रों को बढ़ती उम्र की आबादी, तो आप देखेंगे घटती जन्म दर का सामना करना पड़ रहा है। जापान, रशिया जैसे देश वो चाहते हैं कि बाहर से लोग आकर बसें, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। सांस्कृतिक विविधता और नवाचार, बाहर के लोगों के आने से डेफिनेटली सांस्कृतिक विविधता तो बढ़ती है और साथ ही साथ नवाचार भी बढ़ता है, और बाहर के लोग अपने साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आते हैं, तो उसका लाभ मिलता है किसी देश को। राजकोषीय योगदान और उनके पैसों से आप देख पाते हो कि जो राजकोष है वो मजबूत होता है, खासकर विदेशी मुद्रा के मामले में कोई भी देश एनरिच हो सकता है। नकारात्मक प्रभाव देखें तो सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव बनता है, क्योंकि संसाधन कम होते हैं, उस पर अनावश्यक
दबाव बन जाता है। खासकर अर्बन एरियाज में आप देखोगे तो ऐसे जो माइग्रेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बनाते हैं, स्लम क्रिएट करते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक तनाव ये भी कारण होता है, कहीं ना कहीं पर वो दबाव उस रूप में काम करता है कि जब हम देखते हैं कुछ जगह जैसे छत्तीसगढ़ में रोहिंग्यास को लेकर इलेक्शन के टाइम पर बात होती है, या देश के अन्य हिस्सों में रोहिंग्यास को लेकर बात होती है कि उनको जबरदस्ती लाया गया, या वेस्ट बंगाल में बात होती है कि इन्होंने बांग्लादेशियों को समर्थन दिया, उनका वोटर आईडी बन गया, उनका आधार कार्ड बन गया। नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा ऑब्वियसली ये एक बड़ा फैक्टर है जो नकारात्मक पॉइंट के हिसाब से। सुरक्षा चिंताएं, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंता जायज है आंतरिक सुरक्षा के नाम से, क्योंकि ये बाहर से आए हुए लोग, इनके बारे में पता नहीं चलता कि क्या चाहते हैं, किस तरह से रहते हैं। विकासशील देशों पर प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, धन प्रेषण और आर्थिक विकास। तो काफी सारा पैसा बाहर से भेजते हैं, खासकर 24 में आप देखोगे, 24-25 में तो भारत के नाम अच्छा रिकॉर्ड रहा कि भारत को सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त होता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इसके बाद कौशल विकास एवं ज्ञान का हस्तांतरण, ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। बेरोजगारी में कमी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती, और इन सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, छोड़ना नहीं है। पॉइंट्स लिखकर छोड़ेंगे नहीं, इससे आपको मार्क्स वैसे नहीं आएंगे, आपको लिखना है और इनका डिटेल लिखना है। फिर हम बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। प्रतिभा पलायन, कुशल पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब पलायन कर जाते हैं। जैसे भारत से अलग अलग देशों में गए हुए लोग हैं, जैसे अमेरिका में इंजीनियर्स गए हैं, फ्रांस में इंजीनियर्स गए हैं, अमेरिका में आईटी वाले गए हैं, देन यूके में आप देख पाते हैं डॉक्टर्स का जाना दिखता है, देन गल्फ कंट्रीज में यहाँ की जो नर्सेज हैं वो गई हैं, मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर वहाँ पर देखे जा सकते हैं। सो अलग अलग देशों में अलग अलग ट्रेंड रहा है। दुबई वगैरह में जहाँ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर मजदूर आपको दिखाई देंगे। सो ये भी एक फैक्टर है कि इससे लॉस होता है वर्तमान समाज को। पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान ये उत्पन्न होता है, पता चला हस्बैंड बाहर है, वाइफ यहाँ है बच्चों के साथ, तो लालन पालन का इशू आता है। धन प्रेषण पर आर्थिक निर्भरता, कई बार कोई देश इस पर निर्भर भी हो सकता है कि अच्छा यहाँ से तो बहुत पैसा आ रहा है तो इसी पर क्यों ना निर्भर हुआ जाए। उत्पादक कार्यबल की हानि, कई बार पलायन से जो हमारा टैलेंट वाला जो क्राउड है वो बाहर चला जाता है। अब इसमें उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का उदाहरण लिया गया। कुशल प्रवासी विशेषकर प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आर्थिक विकास में योगदान करते हैं, जबकि अवैध अप्रवासन एवं एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। तो अवैध रूप से आए हुए जो लोग हैं उनको हटाने का बेस्ट एग्जांपल अभी अमेरिका में है, और काफी बहस चलने के बाद फाइनली आप देख पाते हो जो जिस देश का है उसको उस देश में पहुंचाया जा रहा है। भारत और फिलीपींस दोनों देशों को धन प्रेषण से काफी लाभ होता है, लेकिन चिकित्सा और आईटी क्षेत्रों में प्रतिभा पलायन की समस्या बनी हुई है। मध्य पूर्व और अफ्रीका से यूरोप की ओर प्रवास, आर्थिक कठिनाई और संघर्ष के कारण हजारों लोग यूरोप और अमेरिका की ओर प्रवास कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय संकट और नीतिगत चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। अब देखते हैं भारत का प्रवासन अनुभव क्या रहा है। भारत उत्प्रवास और अप्रवास दोनों मामलों में एक प्रमुख उदाहरण। 2015 तक भारत में जन्मे 15.6 मिलियन लोग विदेश में रह रहे थे, जिनमें से यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का शीर्ष स्रोत बन गया है। तो काफी बड़ी पॉपुलेशन का ये भी एक पॉइंट है। प्रवासी भारतीयों ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए घर वापस धन भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यहां पर देख पाते हैं 2024 में भारत को अनुमानित 129.1 बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ। इट्स अ ह्यूज वन, जो किसी भी देश के लिए एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक था। घरेलू स्तर पर भारत में आंतरिक प्रवास काफी ज्यादा हुआ है। आंतरिक प्रवास भी जैसे यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र चले गए, हरियाणा चले गए, पंजाब चले गए, छत्तीसगढ़ के लोग ईंटे भट्टों में काम करने के लिए यूपी चले गए, साउथ चले गए। तो ये भी एक तरह का माइग्रेशन है। और आंतरिक प्रवास डेफिनेटली शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी लोड डालती है। और आप देख पाते हैं कि हम छोटे शहरों को विकसित नहीं कर पाए बहुत ज्यादा। तो इसमें एक टॉपिक है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, पूरा कहा जाता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के टाइम का था। तो इस पर भी इस तरह की चीज़ों पर फोकस किया जाना चाहिए ताकि हम अपने क्षेत्रों में जो अर्बन एमिनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कर सकें, और इससे क्या होगा कि कुछ हद तक हमारा जो प्रवास है वो कम होगा। ठीक है ना। चुनौतियां और अवसर दोनों चीज़ें प्रस्तुत होती हैं। विकसित देश प्रवासियों को एकीकृत करने, सांस्कृतिक पहचान के बारे में जनता की चिंताओं को दूर करने और अप्रवासन नीतियों के
राजनीतिक निहितार्थों को प्रबंधित करने के लिए संघर्ष करते हैं। विकासशील देशों को विकास के लिए प्रेषण का लाभ उठाने, प्रतिभा पलायन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। नाउ आगे की राह क्या है विकसित देशों के लिए? जैसे इनको एक बेहतर नीति बनानी होगी, भेदभाव को कम करना होगा, जागरूकता वाले अभियानों को चलाना होगा। जैसे भारतीय रह रहे अमेरिका में तो उनको ब्राउन करके बुलाया जाता है, नस्ल भेदी टिप्पणी की जाती है, उनके साथ आर्थिक रूप से भेदभाव किया जाता है। विकासशील देशों में कुशल पेशेवरों को बनाए रखने के लिए घरेलू स्तर पर रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना आवश्यक है। करियर विकास, वित्तीय लाभ और नवाचार केंद्रों के माध्यम से वापसी प्रवास को बेहतर प्रोत्साहित किया जा सकता है। वैश्विक श्रम बाजार की मांगों के अनुरूप शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार करना, यह भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद वैश्विक दृष्टिकोण में क्या है? नैतिक भर्ती और निष्पक्ष श्रम नीतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, जबरन पलायन के मूल कारणों को संबोधित करना, जैसे संघर्ष समाधान, जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और आर्थिक असमानताएं, इनको खत्म करके हम लोगों को रिटेन कर सकते हैं। और शोषण और मानव तस्करी को रोकने के लिए कानूनी प्रवासन मार्गों का विस्तार करें। तो ये करना पड़ेगा, अदरवाइज अभी आप देख पाते हैं अमेरिका में ये गहन चुनौती बनी हुई है और लोग किस तरह से पहुंचने के दौरान उनकी डेथ भी हो जाती है। जैसे डोंकी रूट सुना होगा आप सभी ने, इस पर मूवी बनी शाहरुख खान की। सो बेसिकली उस बेसिस पर ये चीजें उस तरह से काम करती हैं। तो दोस्तों ये था थर्ड नंबर के एसे का एक्सप्लेनेशन। सीजीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज में पेपर 1 जो कि एसे राइटिंग का पेपर है, उसके मॉडल आंसर पर हम बात कर रहे हैं और ये फोर्थ एसे है, व्यापार युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव। तो ट्रेड वॉर की बात हो रही है जो कि अमेरिका और चाइना के बीच आपको दिखाई देता है। सो सबसे पहले इसका एक छोटा सा परिचय, इंट्रोडक्शन हम लोग दे रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। व्यापार युद्ध आधुनिक वैश्विक अर्थशास्त्र की एक निर्णायक विशेषता बन गए हैं और जो दुनिया भर के बाजारों, उद्योगों और सरकारों को प्रभावित कर रहे हैं। व्यापार युद्ध तब होता है जब देश कथित आर्थिक खतरों के जवाब में एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ, प्रतिबंध या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगाते हैं। ये संघर्ष अक्सर व्यापार असंतुलन, संरक्षणवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चिंताओं से उत्पन्न होते हैं। हाल के वर्षों में सबसे उल्लेखनीय उदाहरण अमेरिका चीन व्यापार युद्ध है, जिसके वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और वित्तीय बाजारों पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। सो इस परिचय से आप बेहतर ढंग से इसको मैनेज कर सकते हैं कि क्या पूछा गया, क्या लिखना है। आपने इंट्रो बता दिया और बता दिया कि इसके कारण क्या है और इसका इंपैक्ट भी क्या है, 2 लाइन में आपने समझा दिया। व्यापार युद्ध के कारण क्या क्या हो सकते हैं? आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के कारण हो सकते हैं। आर्थिक संरक्षणवाद, सरकारें घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ और व्यापार प्रतिबंध लगाती है। इस रणनीति को अक्सर नौकरियों की सुरक्षा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के साधन के रूप में उचित ठहराया जाता है, लेकिन इससे अन्य देशों की ओर से जवाबी कार्रवाई हो सकती है। प्रोटेक्शन करना, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाकर रखना एक मुद्दा है। व्यापार घाटा, जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है वो ज्यादा हो जाए, जैसे आपने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया तो क्या होगा, डॉलर्स आपके बाहर चले जाएंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा किया तो आपके पास डॉलर्स आ जाएंगे। तो दोनों के बीच का जो अंतर है व्यापार घाटा कहलाता है। व्यापार घाटे को की पूर्ति भुगतान संतुलन, जो कि आईएमएफ आपको पैसा देता है, लोन देता है, उसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय हित और व्यापार घाटा, ये 2 बड़े मुद्दे हैं जो कारण हो सकते हैं। बड़े व्यापार घाटे वाले देश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका अक्सर टैरिफ लगाकर आयात पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसका लक्ष्य घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना है। सो आयात करके, आयात का मतलब हुआ हम सामान मंगा रहे हैं, ठीक है ना, और निर्यात मतलब यहां से बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। सो राजनीतिक और रणनीतिक प्रतिद्वंदिता, भू राजनीतिक संघर्ष आर्थिक विवादों में बदल सकते हैं। भू राजनीतिक एक अंतरराष्ट्रीय संबंध में पढ़ा जाने वाला शब्द है। जियोपॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कहा जाता है। राष्ट्र अक्सर सैन्य या कूटनीतिक तनावों के जवाब में प्रतिद्वंदी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डालने के लिए व्यापार का उपयोग एक उपकरण के रूप में कर सकते हैं। कई बार होता है इस तरह से भी लोग प्लान करते हैं, एक दूसरे के व्यापार को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अनुचित व्यापार व्यवहार, बौद्धिक संपदा की चोरी, मुद्रा हेरफेर, बौद्धिक संपदा
इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। इसको अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है, और जिसमें जैसे गाने वगैरह लिखना है, पेटेंट है, ये सब बौद्धिक संपदा में आ जाता है। सरकारी सब्सिडी जैसे अनुचित व्यापार व्यवहार के आरोप अक्सर व्यापार संघर्ष को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने चीन पर जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने तथा राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को सब्सिडी देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण आर्थिक प्रतिशोध हो रहा है। अब इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देख सकते हैं। वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान किस रूप में है? व्यापार युद्धों के परिणाम स्वरूप उच्च टैरिफ और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियां होती हैं, जिससे आयात और निर्यात अधिक महंगे हो जाते हैं। आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो जाती हैं, जिससे कंपनियों को अक्सर उच्च लागत पर वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करनी पड़ती है। जैसे कहीं से रॉ मटेरियल आपका आ रहा है, अचानक वहां से बंद हो गया, तो आपको नया विकल्प तलाश करना पड़ता है कि अब मैं कहां से मंगाऊं। तो उदाहरण स्वरूप अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के कारण कंपनियों ने टैरिफ से बचने के लिए चीन से वियतनाम, मैक्सिको और भारत जैसे देशों में विनिर्माण स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि जहां प्रॉब्लम है, जहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, या जहां पर स्थिरता नहीं है, जहां पर पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं है, ऑब्वियसली उन देशों को छोड़कर कंपनियां बाहर निकल जाती हैं। व्यवसायों और उद्योगों पर प्रभाव। उत्पादन लागत में वृद्धि, विदेशी कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्भर व्यवसायों को उच्च लागत का सामना करना पड़ता है। कम लाभ मार्जिन, टैरिफ निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, जिससे बिक्री और लाभ कम हो जाते हैं। उद्योगों का स्थानांतरण, प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कंपनियां कम टैरिफ वाले देशों में उत्पादन आधार स्थानांतरित करती हैं, जिससे उनको लाभ हो और प्रोडक्ट को सस्ता करके बेचा जा सके। अब क्षेत्र विशिष्ट प्रभाव को देखें। प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण एप्पल जैसी कंपनियों को बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ता है। जैसे भारत में बैंगलोर में एप्पल है, अभी उसे कुछ सामान मंगाना है, यदि वो महंगा पड़ रहा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट डबल हो सकता है या महंगा हो सकता है। कृषि क्षेत्र में अमेरिकी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि चीन ने अमेरिकी सोयाबीन और अन्य उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाया, जिससे क्या होगा कि चाइना में जाकर वो सामान महंगा हो गया और लोग खरीदना कम कर दिए, तो उन किसानों को उसका बेनिफिट कम मिला। ऑटोमोबाइल उद्योग, बढ़ती इनपुट लागत के कारण कार निर्माताओं को मूल्य निर्धारण समायोजित करना पड़ता है और बहुत चैलेंज आता है उनको। अब देखते हैं वित्तीय बाजार में अस्थिरता। अब जो शेयर मार्केट है वो इस तरह के वॉर से भी परेशान होता है और सेंसेक्स जैसे सूचकांक डाउन भी हो जाते हैं, उसका इंपैक्ट पड़ता है। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव का अनुभव, व्यापार अनिश्चितताओं से निवेशकों का विश्वास डगमगाता है। मुद्रा अस्थिर होती है, जैसे अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के कारण दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी से गिरावट आई है। अब आर्थिक विकास और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैश्विक जीडीपी धीमी हो जाती है, प्रभावित उद्योगों में नौकरी का छूटना। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को 0.8% तक कम कर सकता है। तो परसेंटेज छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा है। साथ ही साथ इसका दुष्प्रभाव यह भी पड़ता है कि मुद्रास्फीति का दबाव और उपभोक्ता बोझ। उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतें, आयात पर टैरिफ में वृद्धि से वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो नुकसान में रहता है। कम क्रय शक्ति, जो लोगों की परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है, क्रय शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे मार्केट में वो मोटिवेशन नहीं मिलता लोगों को। अमेरिका में चीनी निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और वस्त्रों की कीमतें बढ़ी, जिससे मध्यम और निम्न आय वाले परिवार प्रभावित हुए हैं। अब इस तरह के वॉर का विकासशील देशों पर क्या प्रभाव है? कम बाजार पहुंच, निर्यात पर निर्भर विकासशील देशों को बड़े बाजारों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यापार समझौतों में अनिश्चितताओं की परेशानी होती है। जैसे अमेरिकी चीन व्यापार युद्ध ने अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया, जो विनिर्माण के लिए चीन को कच्चा माल निर्यात करते हैं, तो यह भी प्रभावित करता है। अब इसका असर देखते हैं भारत पर क्या है। ठीक है ना, भारत पर सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? व्यापार और निवेश का डाइवर्जन, मतलब यह हो सकता है कि उधर से कंपनियां परेशान होकर भारत में आ जाए। और इसके अलावा निर्यात बाजारों में अवसर, निर्यात में बहुत सारे लोग हाथ आजमा सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच झगड़ा है, तो हम उस बीच में निर्यात करके अपना लाभ कमा सकते हैं।
क्षेत्रीय व्यापार गठबंधनों को मजबूत करना, खासकर आप देखेंगे जो ECTA भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता जैसे व्यापार साझेदारियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और यूरोपीय संघ और यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत करने का प्रयास भी भारत कर रहा है। सो भारत पर नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? जैसे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता, कीमतों में उतार चढ़ाव जिससे कच्चे माल की कमी हो जाती है, कच्चे माल की सप्लाई नहीं हो पाती है। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद, अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर टैरिफ लगाया जिसके कारण भारत ने अमेरिकी कृषि वस्तुओं पर जवाबी कार्रवाई की। तो ये एक इस तरह के मुद्दे डेफिनेटली परेशान करते हैं। और भारत ने अमेरिकी बादाम और सेब पर उच्च शुल्क लगाया, तो ऑब्वियसली हमारे देश में वो घुसते ही महंगे हो जाएंगे, लोग उनको नहीं खरीदेंगे तो अमेरिका को नुकसान होगा। भारत आपूर्ति श्रृंखला में भी व्यवधान होता है, धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि, पहले भी देखा हमने पॉइंट। तो इस तरह से ओवरऑल आप देखोगे कंट्री वाइज भी इसका नुकसान आपको स्पष्ट दिख रहा है। अब आगे की राह क्या हो सकती है? WTO एक बहुपक्षीय व्यापारिक समझौता प्लेटफॉर्म है, उसकी असफलता के कारण भी बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। तो WTO को बेहतर करना होगा, उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। व्यापार साझेदारी में विविधता लाना, चीन और अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अफ्रीका के साथ व्यापार समझौतों का विस्तार करना आवश्यक है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, चीन से आने वाले अधिक व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए मेक इन इंडिया और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन जैसी योजनाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। और अंत में आप देखेंगे लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं, भारत को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव जैसे प्रमुख उद्योगों के लिए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं बनानी चाहिए, मतलब देश में ही उनका उत्पादन किया जाए। और कूटनीतिक जुड़ाव, संतुलित व्यापार संबंध बनाए रखने और किसी एक बाजार पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए अमेरिका और चीन दोनों के साथ आर्थिक कूटनीति में संलग्न होना होगा। और इस तरह से व्यवस्थित ढंग से प्लान करके हम इस जो व्यापार युद्ध जारी है उसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें अपने पॉइंट्स और भी जोड़ सकते हैं, तथ्य नजर आए उनको भी लिखा जा सकता है कुल मिला के। सो इस टॉपिक के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। CGPSC मेंस टेस्ट सीरीज के अगले ऐसे की ओर बढ़ते हैं। भारत धार्मिक पर्यटन के लिए एक उभरता हुआ केंद्र। हम सभी जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों का केंद्र देखा जा सकता है, भारत रहा है केंद्र इनफैक्ट। तो इसके इंट्रो में क्या लिखा है वो मैं पढ़ता हूं। धार्मिक पर्यटन जिसे आस्था और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रेरित यात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य धर्मों का घर होने के नाते भारत विभिन्न तीर्थ स्थलों की पेशकश करता है जो हर साल लाखों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटल पहलों और विरासत संरक्षण के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को प्राथमिकता दी है, जिससे भारत की स्थिति को एक वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में और भी मजबूत किया गया है। तो एक छोटा सा इंट्रो है, इसमें तथ्य भी डाला जा सकता है, आप चाहें तो तथ्य भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कितने पर्यटक आए हैं, विदेशी पर्यटक, कितने लोगों की भीड़ लगी है टाइप का फैक्ट दिया जा सकता है, जीडीपी में कितना योगदान है वो भी लिखा जा सकता है। भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल, अब यहां से हम विविधता के बारे में बात करते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लिए स्थान वाराणसी, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। बौद्ध धर्म में बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। सिख धर्म में स्वर्ण मंदिर, हेमकुंड साहिब, आनंदपुर साहिब। इस्लामिक जो लोकेशंस हैं, अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान, जामा मस्जिद, हजरत बल दरगाह जम्मू और कश्मीर। ईसाई धर्म में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा, वेलिनकन्नी चर्च और सेंट होम चेन्नई। तो ये सभी स्थान हैं जो बड़े फेमस हैं धार्मिक स्थल के रूप में। और हाल ही में जो सरकारी पहले हैं उनको देखा जा सकता है, जैसे सरकार ने किस तरह के योजनाओं को अंजाम दिया है। प्रसाद योजना है जिसमें बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और सुविधाओं में सुधार करके तीर्थ स्थलों का विकास किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना, अयोध्या विकास योजना, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट,
तो इन सब के माध्यम से हम अलग अलग लोकेशंस पर चीज़ों को बेहतर करते चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली जब भी हम बात करते हैं कि जब बढ़ावा देना है पर्यटन को, तो अवसंरचनात्मक विकास होना चाहिए, सड़कों का विकास होना चाहिए, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, सूचनाओं का डिजिटल माध्यम से उन सभी जगहों की जानकारी को स्प्रेड करना, ये सारे प्रयास हैं जो सरकार कर भी रही है। अब जीडीपी पर आर्थिक प्रभाव इसका देखें, सकल घरेलू उत्पाद पर। अब विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने बताया कि 2018 में पर्यटन ने 16.91 लाख करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया, जो भारत के जीडीपी का 9.2% है और 42.67 मिलियन नौकरियों का समर्थन करता। तीर्थ यात्रा स्थलों में बढ़ते आगमन से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में आतिथ्य, परिवर्तन और हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। और 30 मिलियन से ज्यादा प्रतिवर्ष कहाँ हैं? तिरुपति मंदिर में आए हैं, वृंदावन, मथुरा, वहां पर भी आए हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थान रहे हैं। और प्रमुख बातें जो धार्मिक पर्यटन से जुड़ी हुई हैं, जैसे राम मंदिर अयोध्या, महाकुंभ मेला प्रयागराज, बौद्ध सर्किट, केदारनाथ पुनर्विकास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विकास, करतारपुर कॉरिडोर, ये सब ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर धार्मिक प्रायोजन को बेहतर किया गया है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसका लाभ मिलता है कि पर्यटन को हम बढ़ावा दे पा रहे हैं। ठीक है ना। शिरडी हवाई अड्डा विस्तार किया गया, सबरीमाला मंदिर अवसंरचना को बेहतर किया गया, डिजिटल दर्शन और वर्चुअल तीर्थ यात्रा को बढ़ावा दिया गया, धार्मिक पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार किया गया। अब भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के विचार, अब हम और क्या अच्छा कर सकते हैं? हमेशा सुधार करने की गुंजाइश होती है बुनियादी ढांचे में। पर्यावरण अनुकूल तीर्थ पर्यटन, जैसे प्लास्टिक को बैन करना, पानी की बचत को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विपणन अभियान, कुल मिला के हम और भी जगह पर इसके प्रचार प्रसार को अंजाम दे सकते हैं। धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाए जाए ताकि एक बार वो यात्रा शुरू हो तो हफ्ते, 15 दिन, महीने भर का प्लान बनाया जा सके और फॉरेनर्स इसी तरह से विजिट करने में विश्वास करते हैं। किफायती और लग्जरी धार्मिक पर्यटन पैकेज, दोनों तरह के पैकेजेस होने चाहिए। और इसके अलावा सार्वजनिक निजी भागीदारी, निजी फर्मों के साथ सहयोग करके तीर्थ स्थलों के पास होटलों, टूर सेवाओं और मनोरंजन केंद्रों का विकास करना भी एक उद्देश्य है। वीजा और कनेक्टिविटी सुधार, विदेशी तीर्थयात्रियों के लिए आध्यात्मिक पर्यटन वीजा पेश करना और बौद्ध बहुल देशों से कनेक्टिविटी में सुधार करना। इसके अलावा तकनीकी एकीकरण, एआई संचालित भीड़ प्रबंधन, वीआर आधारित मंदिर अनुभव, बेहतर तीर्थयात्री अनुभव के लिए बहुभाषी डिजिटल गाइड का कार्यान्वयन करना, ये सब भी बड़े अच्छे उदाहरण हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जिस स्पॉट पर जाएं तो ऑटोमेटिक वहां का जो साउंड है या उसके बारे में जानकारी वो आपके कानों तक पहुंचे, मतलब आपने हेडफोन लगा रखा है, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन आपके मोबाइल फोन से भी कनेक्ट हो सकता है डायरेक्टली। आप अपने मोबाइल का जो हेडफोन है ना, या ईयर प्लग है, उसके थ्रू ही डायरेक्ट आप सुन सकते हैं, ऐप के थ्रू। तो ये सब आने वाले समय में इंटीग्रेशन की गुंजाइश बढ़ रही है। आध्यात्मिक रिट्रीट और वेलनेस पर्यटन, योग रिट्रीट, ध्यान केंद्र, आयुर्वेद पर्यटन के साथ साथ तीर्थ यात्रा को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय वेलनेस चाहने वालों को आकर्षित करना, यह भी एक मामला बेहतर हो सकता है। और स्थानीय आर्थिक सशक्तिकरण, स्वाभाविक है जैसे होम स्टे, शिल्प बाजार, धार्मिक मेलों जैसी सामुदायिक संचालित पहलों को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजन में योगदान देना, ये सभी मामले हैं जहां से आप बढ़ावा देख सकते हैं और जो स्थानीय बाजार है उसको बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा अब जो निष्कर्ष है उसको देख लेते हैं। भारत अपनी गहरी आध्यात्मिक जड़ों और विविध धार्मिक विरासत के साथ धार्मिक पर्यटन के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनने की अच्छी स्थिति में है। बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करके, सतत प्रथाओं को अपनाकर, डिजिटल तकनीक का लाभ उठाकर और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ाकर देश अधिक वैश्विक आगंतुकों को आकर्षित कर सकता है, जबकि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित कर सकता है। धार्मिक पर्यटन न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि सांस्कृतिक सद्भाव और आध्यात्मिक कल्याण को भी प्रोत्साहित करता है। भारत की छवि को एक आस्था, इतिहास और ज्ञान की भूमि के रूप में सुदृढ़ करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है, और कंक्लूजन को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इस आधार पर देखा जा सकता है कि हम
जो धार्मिक टूरिज्म है या धार्मिक पर्यटन है उसको और बेहतर ढंग से बढ़ावा दे सकते हैं। और महाकुंभ इसका बेहतर उदाहरण है। और जिस तरह से हमने वैश्विक बाजार को भी आकर्षित किया है, सो धर्म की नगरी के रूप में भी हम प्रयागराज को जान सकते हैं और इस तरह से अन्य स्थलों को भी जोड़ा जा सकता है। इस तरह के ऐसे राइटिंग में आप छत्तीसगढ़ के उदाहरण भी शामिल कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे राजिम का संगम है ना, या राजिम का मेला है, उसको भी आप जोड़ सकते हैं। या सिरपुर में आप देख पाते हैं लक्ष्मण मंदिर। तो इस तरह से जितने भी लोकेशंस हैं उनके उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो ये इस ऐसे के लिए इतना ही काफ़ी था दोस्तों। सीजीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 2024 का पहला पेपर ऐसे राइटिंग, इसमें 6वां ऐसे और ऑगमेंटेड रियलिटी, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी। हिंदी में आप अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो, आपको इजी रहेगा। शिक्षा, प्रशिक्षण और मनोरंजन में क्रांतिकारी परिवर्तन। हाल के वर्षों में एआर और वीआर परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के रूप में उभरे हैं, जिन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और मनोरंजन सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। ये प्रौद्योगिकियां ऐसे इमर्सिव अनुभव प्रदान करती हैं जो सीखने को बढ़ावा देती हैं, प्रशिक्षण दक्षता में सुधार करती हैं और मनोरंजन के नए रूप प्रदान करती हैं। यह निबंध इन क्षेत्रों में एआर और वीआर के प्रभाव का पता लगाता है जो वर्तमान डेटा और उदाहरणों द्वारा समर्थित है। तो आपको इस तरह से एक इंट्रो देना है और फिर आगे देखते हैं, हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, एआर और वीआर के इस्तेमाल से काफ़ी कुछ हम सीख पाते हैं, खासकर शैक्षिक परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं। एआर डिजिटल सामग्री को वास्तविक दुनिया पर ओवरले करता है, जबकि वीआर उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से आभासी वातावरण में डुबो देता है। ये प्रौद्योगिकियां छात्रों को जटिल अवधारणाओं को देखने, ऐतिहासिक घटनाओं का पता लगाने और सुरक्षित और नियंत्रित सेटिंग में व्यावसायिक कौशल का अभ्यास करने में सक्षम बनाती हैं। सो आप देख पाते हैं कि जैसे डिजिटल जो पिक्चर्स हैं, 3D पिक्चर्स हैं, उनके थ्रू मानव शरीर का अध्ययन मेडिकल स्टूडेंट्स कर सकते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक में पॉसिबल नहीं है। इस तरह से किया जा सकता है और इससे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है स्टूडेंट्स का, उनकी सहभागिता बढ़ जाती है क्लासरूम में और वो लगातार उस लर्निंग में लगे रहते हैं। और इंटरेक्टिव और गेमिफाइड लर्निंग से उनको पढ़ने में मनोरंजन जैसा भी महसूस होता है और मनोरंजन को के साथ साथ हम पढ़ाई पर भी फोकस कर पाते हैं। और एक सबसे बड़ा जो फायदा है, पहुंच, मतलब कोई दूर बैठा है तो भी उसको लर्न कर सकता है। और खासकर इसमें कोई भी, जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि दिव्यांग छात्र भी इसमें भागीदार बन सकता है और उसे ये नहीं लगेगा कि मैं इसमें शामिल नहीं हो पा रहा हूं। प्रशिक्षण की दुनिया में वीआर और एआर का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, खासकर सिमुलेशन, जो आभासी व्यवस्था जो होती है प्रशिक्षण के लिए, सिमुलेटर जो हम कहते हैं, उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर लागत प्रभावी प्रशिक्षण, जो लागत है उसको कम किया जा सकता है एआर और वीआर के माध्यम से, और बेहतर अवधारणा प्रस्तुत की जा सकती है। और जो सीखने वाले हैं, प्रशिक्षु हैं, उनके लिए परंपरागत प्रशिक्षण से हटके एक नए तरह के प्रशिक्षण का अनुभव उनको दिया जा सकता है। मनोरंजन में अपने आप में गेमिंग की दुनिया, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, सोशल मीडिया, सभी जगह पर आप देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे छात्र इस तरह के गेम्स में इंटरेस्ट भी लेते होंगे और आपने खेला भी होगा। और ये अपने आप में एक बड़ी दुनिया है जहां पर आभासी दुनिया में प्रवेश करके आप नई चीजों को सीख पाते हैं। कुल मिलाकर यदि इनकी अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में आप देख पाते हैं कि इनका बाजार $14.2 बिलियन तक पहुंच चुका है। अमेरिका में 48% उपभोक्ता इसका अनुभव करते हैं, 13% घरों में वीआर हेडसेट है। अगेन भारत अभी एक बड़ा मार्केट है, अपकमिंग मार्केट है और आने वाले दिनों में एक बड़ा मार्केट देखा जा सकता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसी क्षेत्र में नौकरी का सृजन भी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, उद्योग, इससे जुड़े हुए उद्योग भी काफी ज्यादा खुलने के चांसेस हैं। कुल मिलाकर ये एक बेहतर क्षेत्र है जहां पर देखा जा सकता है कि एआर और वीआर के माध्यम से, मतलब प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इस क्षेत्र को बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस तरह के ऐसे में तकनीक को समझना है, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है और जो भी लेटेस्ट डेटा है आपके पास उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये आपका ऐसे है, इसको ध्यान से पढ़िए और अपने शब्दों में इसको उतारने का प्रयास आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।